स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, बीबीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है दिसंबर 2024 में, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी 2024 का करा रही हूँ, इसके बाद अगला लेक्चर मेरा 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उस पे आएगा, टीडीएल सब्जेक्ट का। तो वो मैं कराऊंगी। और आप देखिएगा जब दोनों लेक्चर को आप कंपेयर करेंगे, आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ना पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे जिन पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। प्लस आपका ये पीवाईक्यू का ये वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। आपने टीबीएल का पेपर तैयार कर लिया है, बट आप ये वीडियो भी अंत तक देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब की भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए और कमेंट करके मुझे बताया भी करिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर, उसके बाद देखते हैं डिटेल सोल्यूशन। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, टीबीएल बीबीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन ऑल कंपलसरी 3-3 नंबर के होते हैं। ये देखिए, सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप होता है, 75 वर्ड्स में आंसर करना होता है। ये हैं इसके 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे डिस्कस। फिर उसके बाद दिस इज सेक्शन बी। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं, 200 वर्ड्स में आंसर करना होता है। 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ये है वो 3 क्वेश्चन, 7.5 के 3 दिए हैं, 2 करने हैं। नाउ कम टू सेक्शन सी। दिस इज वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जितना लिख सकते हैं उतना लिखना है। 15-15 नंबर का एक सवाल है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं। ठीक है, 3 करने हैं, 5 दिए गए हैं। 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन है। 9-10, नंबर 9-10 एंड 11-12-13, टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चॉइसेस दी रहती है सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर एंड अब करते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में आंसर करना है। बहुत समय मत लगाइएगा, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब लिखना है 4-5 लाइन में लिखना है, 3 नंबर लाए के लिखना है, क्योंकि चाहे जितना लिख लो 3 ही नंबर मिलने हैं मैक्सिमम इसमें। ठीक है, पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक बात और कहूंगी, ये टीबीएल का जो पेपर है ना, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, बहुत इजी पेपर है। ये सोचिए, इसके जितने वर्ड्स या जितने कॉन्सेप्ट इसमें पूछे गए हैं, इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। मतलब इतना इजी पेपर है, थ्योरी पेपर, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको टीम समझ में आना चाहिए कि टीम क्या होता है। टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। टीम लोगों का ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो किसी कॉमन गोल के लिए मिलकर काम कर रहे हो। ठीक है, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए ये जो टीम के मेंबर हैं मिल के काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको टीम कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या है। तो देखिए, वो टीम जिसका पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसी टीम को कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। देखिए मैंने लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जिनको टीम बनाया जाता है, जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका गोल क्या होता है कि आइडेंटिफाई, पहचानना, एनालाइज करना एंड रिजॉल्व करना वर्क प्लेस इशू, यानी वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको पहचानना। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको एनालाइज करना एंड फिर उसको रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। एंड ये टीम काम कैसे करती है, ये टीम अपने जो भी आइडियाज है इनको शेयर करती है, सजेशन देती है, इंप्रूवमेंट करती है एंड मिलके काम करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर सके। ठीक है, तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट इज
व्हाट नहीं, एक्सप्लेन टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस क्या होता है? तो देखिए कितना कॉमन टर्म है टीम परफॉर्मेंस, यानी टीम जो होती है, टीम बता दिया क्या होती है, टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, इसी को तो टीम परफॉर्मेंस कहेंगे ना। क्या टीम को काम दिया गया था, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिल के काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, दैट इज टीम परफॉर्मेंस। तो टीम परफॉर्मेंस क्या है? कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, जो टीम के मेंबर हैं उन्होंने कलेक्टिवली मिलके काम किया एंड उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल कितने इफेक्टिवली कितने इफिशिएंटली अचीव किए, इसी को कहा जाता है कि ये है टीम की परफॉर्मेंस। ठीक है, कि कलेक्टिव एबिलिटी मिलके ऐसा काम किया। ठीक है, एंड इट डिपेंड अपॉन, टीम की परफॉर्मेंस किस बात पर डिपेंड करती है? टीम की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि लोगों ने मिलके कैसा किया, कितने कोलैबोरेशन के साथ मिलके किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, इस बात पे डिपेंड करता है। तो टीम परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप स्किल, कमिटमेंट। ठीक है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सके। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एडवांस्ड लीडरशिप स्किल। होती है लीडरशिप स्किल, एडवांस लीडरशिप स्किल एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए लीडरशिप, ये जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, तो लीडरशिप पे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो लीडरशिप, एक अच्छे लीडर की कुछ स्किल सेट होता है, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स हैं, वो एक अच्छे लीडर में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वही पूछा गया है, एक्सप्लेन एडवांस लीडरशिप स्किल, यानी लीडर की कौन कौन सी बेसिक एडवांस कौन कौन सी स्किल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले एडवांस लीडरशिप स्किल में क्या क्या आता है? एडवांस लीडरशिप स्किल में लीडर में एक तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए लीडर का। ठीक है, लीडर मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक स्किल है। ठीक है, डेलीगेट कर सके, देखिए अकेला इंसान सारा काम नहीं कर सकता, उसे कुछ बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट करनी होगी, दूसरों को भी देनी होगी, तो लीडर ये काम भी करता है। तो एडवांस लीडरशिप स्किल की बात करें तो उसमें आती है आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आती है। अच्छा, अगला आता है, ये मैं मिस कर रही थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे इवन मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप जो टॉपिक है ना, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं आपके ग्रुप ये जो डिस्क्रिप्शन है होगा वीडियो का ना, उसमें मैं डाल दूंगी। इसके बहुत सारे टॉपिक्स सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, टीम के बारे में, पर्सनालिटी भी इसमें है, पर्सनालिटी के बारे में, लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप थ्योरी के बारे में पढ़ाया हुआ है। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड आया है इसके बारे में बता दूं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी सेपरेट वीडियो बनाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। एक लीडर, एक अच्छे लीडर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो लीडर है उसको अपने इमोशन भी मतलब समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंड करे, पहले तो पहचाने, ठीक है, रिकॉग्नाइज करे, समझे, एनालाइज करे एंड उसको सही डायरेक्शन में यूज करे, प्लस अपने इमोशन प्लस अपने टीम मेंबर या जो बाकी लोग हैं उसके भी इमोशन समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड आज मतलब कह लीजिए आईक्यू तो आप जानते होंगे, आईक्यू इज इंपॉर्टेंट बट ईक्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईक्यू इज इमोशनल क्वेश्चन पर ईआई कह लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आईक्यू की बात होती है ना, आईक्यू के साथ ईक्यू की भी बात होती है, इमोशनल क्वोशंट कहते हैं, वो इमोशनल वो होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये होता है इमोशनल क्वोशंट। बट ये ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना, बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली समझदारी कि हम अपने जो इमोशंस है उसको पहचाने, समझे, एनालाइज करें और उसको सही डायरेक्शन में यूज करें, पॉजिटिव वे में यूज करें एंड सामने वाले के भी इमोशन समझें, तो उसको कहा जाता है ज्यादा समझदार है। और ये लीडर के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, लीडर में होनी ही चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। लीडर में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी एबिलिटी होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, लोग अलग अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग अलग होती है, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही, बट उसे रिजोल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप में, लीडर में। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट, देखिए चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज तो होता है। अगर बात करें कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में कितना चेंज आ गया है। ठीक है, तो
क्या बोलते हैं, तो ये जो चेंज आता है टाइम टू टाइम, तो अपनी टीम को भी मोटिवेट करके उस चेंज के अकॉर्डिंग टीम को मोटिवेट करके उसमें ढालना, ये सब चेंज मैनेजमेंट, चेंज को मैनेज करना। कम्युनिकेशन स्किल, डेलीगेशन, मोटिवेशन, ठीक है। एबिलिटी टू इंस्पायर, सामने वाले को इंस्पायर करना, अपनी टीम को इंस्पायर करना, ठीक है। तो ये सब बेसिक कुछ स्किल है, एडवांस या बेसिक लीडरशिप स्किल है जो एक अच्छे लीडर में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है। वैसे ये ओबी का पार्ट होता है। ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट होता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी बेसिकली क्या होता है कि इट इज द यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, ठीक है। हमारा जो यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी फीलिंग क्या है, हमारा थॉट क्या है, जिससे क्या होता है, देखिए हर एक पर्सन की, आप जानते हैं हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है, दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी बेसिकली क्या होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट, हमारे थॉट कैसे हैं, फीलिंग कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाता है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी, ठीक है। हर पर्सन के थॉट अलग है, फीलिंग अलग है, इमोशंस अलग है, हर पर्सन के सोचने का तरीका अलग है, तो दिस मेक्स आवर पर्सनालिटी, ये हमारी पर्सनालिटी बनाता है। एंड पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें आती है, पर्सनालिटी में आता है ट्रेट, लक्षण क्या है, एटीट्यूड, हमारा नजरिया कैसा है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, टेम्परामेंट कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो ये सारी चीजें मिलके एक पर्सन की पर्सनालिटी बनाते हैं। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को इफेक्ट डालते हैं, जैसे हमारी सराउंडिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है जहां हम रहते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। प्लस हेरिडिटी, हमें तब अपने पेरेंट्स से जो कुछ बेसिक ट्रेट्स मिले होते हैं, ठीक है, तो पर्सनालिटी इन सब चीजों से मिलकर बनती है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ग्रुप का क्या रोल है? तो ग्रुप का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक इंडिविजुअल पर्सन कितना काम कर लेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक सिंगल पर्सन फुलफिल कर सकता है? नहीं। तो बहुत जरूरी है कि ग्रुप में काम हो, क्या ग्रुप, तो ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म रोल सच एज, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होता है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेटिंग टास्क, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, अगर हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो भले ही अगर हमारा काम करने का मन नहीं है, लेकिन हमारा कलीग, हमारे साथ में जो लोग ग्रुप में है वो काम करे तो हम भी इंस्पायर होते हैं। प्लस कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उनसे सीखते हैं, अपनी आइडिया शेयर करते हैं, तो ग्रुप का बहुत फायदा है। इसीलिए तो कॉलेज में बच्चे या स्कूल में भी ग्रुप स्टडी का भी बहुत है कि हमें कुछ नहीं आता बट सामने वाले को आता है, तो वी शेयर द नॉलेज, हम नॉलेज शेयर करते हैं, इससे हमें भी सीखने को मिलता है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है, वो इजिली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली अचीव हो पाता है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में है 3 क्वेश्चन, 200 वर्ड में करना है। सबसे पहला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड टीम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप और टीम में क्या अंतर है? दोनों सेम नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, ग्रुप अलग है, टीम अलग है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग मिल करके के काम कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ग्रुप। ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो इंटरेक्ट करते हैं मेनली टू शेयर इंफॉर्मेशन। ग्रुप के लोग मिलते हैं टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है उसे शेयर करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने गोल हैं, हर इंडिविजुअल का अपना गोल है, वो होता है ग्रुप। लेकिन टीम में क्या होता है, टीम में भी लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 6 या जितने भी मेंबर है वो मिलके काम कर रहे हैं, बट गोल इज कॉमन। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब ये लोग काम कर रहे हैं, जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, और इसके लिए वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो वो होती है टीम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीम एंड ग्रुप। टीम में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ पीपल हु वर्क कलेक्टिवली, जो मिलके काम कर रहे हैं, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी मतलब सबकी जवाबदेही है, टीम में सबकी जवाबदेही है। क्या क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, तो सबकी जवाबदेही है, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, जो भी उनका गोल है उसको, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो वो होती है टीम, और सबकी जवाबदेही होती है। अगर टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है, टीम अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है,
जो भी गोल है अचीव नहीं कर पाती है तो सबकी जवाबदेही बनती है, सब अकाउंटेबल होते हैं कि क्यों नहीं अचीव हुआ। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में हर इंडिविजुअल का अपना अपना टारगेट होता है, गोल होता है, ठीक है। ग्रुप में फोकस होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, जबकि टीम में क्या होता है, कलेक्टिव या कोलैबोरेटिव आउटकम की बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिथ अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में कुछ कुछ क्या है, गलत धारणाएं हैं, मिथ है, ठीक है, वो आपको बताना है। जिसमें सबसे पहली जो है ना बहुत फेमस मिथ है, दैट इज लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कि लीडर जो होता है जन्मजात पैदा होते हैं, वो बनते नहीं है। तो ये सबसे गलत धारणा है, ये एक मिथ है, ठीक है। लीडरशिप स्किल कैन बी लर्न, लीडरशिप की जो स्किल है वो सीखी जा सकती है, ठीक है। लीडर्स बॉर्न नॉट मेड मतलब, जबकि रियलिटी में लीडरशिप स्किल जो होती है कैन बी लर्न, लीडरशिप स्किल समझी जा सक मतलब सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन है लीडरशिप के बारे में। लीडर पैदा होते हैं, नहीं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनते हैं, कहा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लीडरशिप डिपेंड अपॉन पोजीशन एंड अथॉरिटी। दूसरा जो मिथ है, गलत धारणा है, वो ये है कि लीडरशिप जो है ना, लीडर वो होता है जो एक जो एक स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, पोजीशन होती है, वो लीडर होता है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं। लीडरशिप के लिए कोई अधिकार, अथॉरिटी, पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, एक कॉमन पर्सन भी लीडर हो सकता है। आपने जब फ्रीडम फाइट का मूवमेंट चला था, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र होने के लिए जो मूवमेंट चले थे, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे कॉमन लोग, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब क्या थे, वो कोई बहुत बड़े पोजीशन नहीं थी उनके पास, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, वो कॉमन पीपल थे, लेकिन उनमें लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी थी। जो ग्रेट महात्मा गांधी हैं, वो कॉमन पीपल थे, लेकिन उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, ठीक है। उनके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी थी कि उन्होंने इतने लोग को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, इंपॉर्टेंस समझाया फ्रीडम की, और फिर सबको अपने साथ ले करके मतलब इस मूवमेंट में आगे बढ़े। तो लीडरशिप स्किल थी, तो इसके लिए कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई फॉर्मल टाइटल की जरूरत नहीं होती है। लीडर ऑलवेज नो ऑल द आंसर, लीडर को सारे जवाब पता है, ऐसा है क्या, नहीं। लीडर सबको साथ लेके चलता है, लीडर डिस्कस करता है, अपने जो मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर नहीं, जो फॉलोअर होते हैं, उनसे भी बात करता है, उनसे भी सवाल करता है, ठीक है, उनके जो आइडियाज हैं वो भी लेता है, ठीक है। तो लीडर ऐसा नहीं है कि हर चीज का जवाब लीडर के पास होता है, लीडर ऑलवेज नो ऑल द आंसर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा लीडर क्वेश्चन पूछता है, इनपुट लेता है। लीडरशिप इज अबाउट कंट्रोल, लीडरशिप इज कंट्रोलिंग, नो, लीडरशिप इज नॉट कंट्रोलिंग, लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग। लीडरशिप, जो लीडर होता है वो जबरदस्ती काम नहीं कराता है, कंट्रोल नहीं करता है, वो इंस्पायर करता है, वो इस बात की इंपॉर्टेंस बताता है कि लोग खुद उठ जाएं और काम करने लगे हमें, ठीक है। तो वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, कोलैबोरेशन के लिए इंपावर करता है, या लोगों में मतलब इंपावर करता है उनको। अगला क्या है, एक्सट्रोवर्ट मेक बेटर लीडर। अगला मिथ है कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दो पर्सनालिटी होती है ना, तो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो बेटर लीडर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो भी बेटर लीडर होते हैं, क्योंकि लीडरशिप के लिए हर समय ये जरूरी नहीं है कि हम बस बोलते रहें, ऐसा नहीं है। हमें सुनना भी है, पेशेंटली सुनना है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सामने वाले की जो भी इमोशंस हैं उनको सुनना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। तो ऐसा नहीं है, इंट्रोवर्ट कैन ऑल्सो बी द इफेक्टिव लीडर। तो ये कुछ कितने 5 मैंने मिथ आपको बता दिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन, पर्सनालिटी के क्या बताने, कैरेक्टरिस्टिक बताने। तो इसमें सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं पर्सनालिटी पे, एक सेक्शन ए में है, ये सेक्शन बी में है, एक सेक्शन सी में भी मिलेगा। तो पर्सनालिटी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखिए, पेपर का नाम है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, तो एक तो लीडरशिप अच्छे से पढ़िएगा, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की स्किल क्या है, थ्योरीज क्या है। टीम बिल्डिंग अच्छे से पढ़िएगा, टीम क्या होती है, कितने टाइप की टीम होती है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ये सब, ठीक। इसके साथ तीसरा टॉपिक है पर्सनालिटी, तीनों सेक्शन में पर्सनालिटी पे क्वेश्चन है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब पे वीडियो बने हैं मेरे, मैं एक वही लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो लेक्चर रेफर करिएगा। तो पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, तो सबसे पहला फीचर जो पर्सनालिटी का होता है वो होता है यूनिकनेस। हर पर्सन खास है, हर पर्सन की पर्सनालिटी खास है। क्या दो लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी होती है, नहीं, सब हर पर्सन अलग है।
सबके पॉजिटिव निगेटिव अलग है, सबका जो कह लीजिए ट्रेड्स है, सबका जो बिहेवियर है वो अलग है। ट्रेड्स मतलब लक्षण, सबके लक्षण अलग है, बिहेवियर अलग है, एटीट्यूड अलग है, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज यूनिक पर्सनालिटी, हर पर्सन की यूनिक खास पर्सनालिटी होती है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता हमारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं होता है। आज कुछ और पर्सनालिटी है, कल कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और है, ऐसा नहीं होता। इट इज कंसिस्टेंट। एक पर्सन की पर्सनालिटी एक जैसी ही होती है, बट लॉन्ग टर्म में जाके ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर पर्सन अपने पे काम करता है, अपनी जो निगेटिव चीजें उनको हटाता है, तो एक लॉन्ग टर्म में जाके पर्सन की पर्सनालिटी चेंज होती है, बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म में इट हैज कंसिस्टेंसी। तो रिएक्शन एंड बिहेवियर रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है ये काफी हद तक स्टेबल रहता है। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड्स आर स्ट्रक्चर्ड इनटू पैटर्न। हमारा जो ट्रेड्स है, जो लक्षण है, वो एक पैटर्न में बने होते हैं, हम इसी पैटर्न में बिहेव करते हैं, ठीक। इन्फ्लुएंस, हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। पर्सनालिटी अफेक्टेड हाउ अ पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव। हमारी जो पर्सनालिटी है इस बात से इफेक्ट होती है कि हम किस तरीके का सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, इसके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी बनती है। अगला क्या है, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारी पर्सनालिटी को बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पता है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब हेरिडिटी, हमें अपने पेरेंट्स से कुछ बेसिक ट्रेट्स मिले हुए हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। प्लस हमारी जो ये क्या है, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। और प्लस हमारी सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट भी तो हमारी पर्सनालिटी बनाता है। जैसे एक बात कह रहे हैं कि जैसे छोटे शहर, अगर हम बात करें गांव या छोटे शहर के जो लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग होगी। एक जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, बहुत हाई फाई सोसाइटी में रह रहा है, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। बहुत ही ए ग्रेड के कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। जो शायद कॉलेज जा ही नहीं पाए, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो पर्सनालिटी हमारी जो है, हमारी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन सब बेसिस पे, एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर हमारी पर्सनालिटी, ये सब फीचर्स हैं। अगला क्या है, अडेप्टेबिलिटी। तो पर्सनालिटी कैन चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। अडेप्टेबिलिटी, पर्सनालिटी हमारी बताए थे ना, लॉन्ग टर्म में आर पर्सनालिटी कैन चेंज। अगर हम अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, नेगेटिव चीजें हटाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, चेंज भी होती है, ठीक है। एंड इट डेवलप ओवर टाइम, ठीक है। हम सीखते हैं, हम अपने लाइफ इवेंट से सीखते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। ठीक, आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में है 5 क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन है, ये देखिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला क्या है, राइट एन ओवरव्यू ऑफ टीम। टीम के बारे में लिखो, एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप ऑफ टीम। टीम क्या होती है, पेपर का नाम ही है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, तो टीम तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आपको टीम के बारे में लिखना है एंड कितने टाइप की होती है, ये डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो टीम मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ मतलब कुछ लोगों का कलेक्शन जो मिलके काम करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, ठीक है, टीम का कॉमन गोल कह लीजिए, टीम का जो कॉमन गोल है उसे अचीव कर सके। क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, ठीक है, ये इनका कॉमन गोल है, इन्हें गेम जीतना है। तो इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए पूरी टीम मिलके काम कर रही होती है, और टीम का हर पर्सन अकाउंटेबल होता है। जवाबदेही हर टीम के मेंबर की बनती है, अगर टीम अपना जो भी गोल है नहीं अचीव कर पाती है, ठीक है, तो हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता। तो टीम क्या है, टीम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मिलके काम करते हैं टू अचीव कॉमन गोल। और कैसे काम करते हैं, इन अ कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन में काम करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारी है इसको शेयर करती है। म्यूचुअल सपोर्ट, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टीम इंप्रूव, और टीम के फायदे क्या है, टीम के फायदे हैं डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं। अकेले हम कुछ नहीं, मतलब अकेले कह लीजिए, हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम अकेले नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। लेकिन जब हम टीम में काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आसानी से सॉल्व हो जाती है। टीम के हर मेंबर की एक्सपर्टीज अलग अलग है, तो हर एक्सपर्टीज जब मिलकर काम करेगी तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कितने टाइप की टीम होती है, पहली है फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम का क्या मतलब होता है, देखिए टीम में अलग अलग, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कई टाइप के डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की सपोज करिए एक टीम बनाई गई है, हर डिपार्टमेंट की टीम है, तो इसको कहा जाता है फंक्शनल टीम, यानी टीम विच इज क्रिएटेड
अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी वो क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं इसके बेसिस पे जब टीम बनाई जाए, डिपार्टमेंट वाइज जब टीम बनाई जाए तो उसको कहा जाता है फंक्शनल टीम। तो फंक्शनल टीम क्या है? मेंबर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। फंक्शनल टीम में एक ही डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं जो रूटीन वर्क पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो दैट इज फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है? क्रॉस फंक्शनल टीम मतलब सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट आया, तो क्या हुआ, एक प्रोडक्शन के पर्सन को ले लिया, एक मार्केटिंग से ले लिया, एक एचआर से ले लिया, एक फाइनेंस से ले लिया, एक परचेज से ले लिया, एक आईटी से ले लिया, ठीक है? ताकि कोई टास्क आया तो हर डिपार्टमेंट का एक पर्सन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि अगर फाइनेंस की बात हो तो फाइनेंस वाले से बात कर लें, कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आईटी वाले से बात कर लें, ठीक है? तो ऐसी टीम जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शन के लोग इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। तो एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ब्रॉट टुगेदर फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इसे क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। अगला क्या है? सेल्फ मैनेज टीम। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ मैनेज टीम यानी वो टीम जो खुद ही सब कुछ खुद से मैनेज कर रही है, ऐसी टीम जिसको ऐसा कोई ऊपर से गाइडेंस की जरूरत नहीं है, सुपरविजन की जरूरत नहीं है, वो टीम खुद कॉम्पिटेंट है, खुद काम कर रही है। तो सेल्फ मैनेज टीम क्या है? वो टीम जो प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है सारे वर्क को विदाउट एनी डायरेक्ट सुपरविजन। अगला क्या है? वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम मतलब वो टीम जो ऐसा कोई एक साथ नहीं बैठी हुई है, वो अलग अलग लोकेशन पे, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई हैदराबाद बैठी हुई है और वर्चुअल इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और मिलके काम कर रही है कॉमन प्रोजेक्ट पे, उसे कहते हैं वर्चुअल टीम। यानी मेंबर वर्क रिमोटली एंड कम्युनिकेट थ्रू टेक्नोलॉजी। अगला क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। समझ में आ रहा होगा? फॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या है? ये जनरली टेम्परेरी टीम होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जो होती है टेम्परेरी टीम होती है। कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़े समय के लिए, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती है, वो टीम बनाई जाती है, लोगों को लिया जाता है, उनका काम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो टीम डिसॉल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप की टीम। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम बिल्डिंग। टीम को जब बिल्ड किया जाता है तो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो आपको बताने हैं। तो ये देखिए, ये टीम है, ये टीम है, ठीक है? टीम के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। देखिए, ये है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है। टीम के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होंगे और ये टीम के कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे। तो वही टीम बिल्डिंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है इंटरनल फैक्टर से भी, एक्सटर्नल फैक्टर से भी। एक्सटर्नल मतलब टीम के बाहर के फैक्टर, ठीक है? तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, ये टीम को इफेक्ट करती है, ठीक है? लीडरशिप स्टाइल कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्टाइल कैसी है, ये टीम को इफेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, कितने रिसोर्सेज हैं, ये भी टीम बिल्डिंग को इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कितना है, ये कितना सपोर्ट मिल रहा है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी वाइज कंपनी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये इफेक्ट करता है। मार्केट कंडीशन क्या है, कंपटीशन कैसा है, ये इफेक्ट करता है। तो ये कुछ बाहर के फैक्टर हैं टीम के, जो टीम को, टीम बिल्डिंग को इफेक्ट डालते हैं। अब वो टीम के अंदर के कुछ फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं जो टीम बिल्डिंग को इम्पैक्ट डालते हैं। वो क्या है? टीम की साइज क्या होगी, ठीक है? कितने लोगों की टीम बनेगी, 3 4 5 10 12, कितने लोगों की टीम बनेगी? उसका कंपोजिशन क्या होगा, मतलब वो सारे मेंबर एक ही डिपार्टमेंट के होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे, तो बेसिकली क्या होगा कंपोजिशन। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होगा मेंबर्स के बीच में। उसके बाद ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, जो मेंबर हैं उनके बीच में ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, ये भी टीम बिल्डिंग को इफेक्ट करता है। इंडिविजुअल स्किल क्या होगी, टीम मेंबर की एटीट्यूड क्या होगा, पर्सनालिटी क्या होगी टीम मेंबर की, ठीक है? तो ये भी टीम बिल्डिंग को इफेक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ग्रुप नॉर्म, वो जो टीम होगी उसके कुछ नॉर्म्स होंगे, ठीक है? कुछ गाइडलाइन होगी, कुछ रूल होंगे जो सबको फॉलो करने होंगे, वो सब क्या होगा? कन्फ्लिक्ट अगर होते हैं, होते ही है कन्फ्लिक्ट, हर इंसान की सोच अलग होती है, ठीक है? हर इंसान के जो भी आइडियाज या जो सोल्यूशन देगा वो अलग अलग देगा, तो कन्फ्लिक्ट तो आएंगे। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा होगा? तो ये सब इंटरनल फैक्टर है, ठीक? तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर, दीज आर द इंटरनल फैक्टर जो टीम बिल्डिंग को इफेक्ट डालता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। आपको लीडरशिप क्या होती है वो बताना है, इसके कंपोनेंट बताने हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है? तो लीडरशिप क्या है?
So leadership is the ability to influence, to inspire, to motivate the others. लीडरशिप वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो टैलेंट है। कैसा टैलेंट, कैसी क्षमता कि हम दूसरों को इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सके, गाइड कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। दिस इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, ताकि हम मिलके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है, दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन का गोल या जो कुछ भी गोल है, ठीक है, उसे अचीव कर सके। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, को लीडरशिप कहते हैं। अगर कंपोनेंट की बात करें, लीडरशिप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला है विजन एंड गोल सेटिंग। लीडरशिप में क्या होता है? कुछ विजन होता है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होता है। विजन यानी आगे हम 5 साल 10 साल बाद हमें बेसिकली क्या अचीव करना है, विजन क्या है वो बहुत क्लियर होना जरूरी है। प्लस गोल क्या है, ठीक है, ये जो मिलके हम काम कर रहे हैं, गोल क्या है। जब फ्रीडम फाइटिंग का जब मूवमेंट था तो फिर गोल क्लियर था ना कि चाहिए क्या, ठीक है, विजन क्या है, कब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का क्या विजन है, ठीक है, तो वो सब चीजें क्लियर थी। तो वही चीज है, कंपोनेंट क्या है लीडरशिप का, कि विजन होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लीडर अपनी बात कही नहीं पाएगा तो कैसे समझा पाएगा, ठीक है, लोगों को कैसे इंस्पायर कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा। तो लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन स्किल भी इंपॉर्टेंस है। मोटिवेशन, अगर कंपोनेंट की बात करें तो लीडरशिप में मोटिवेशन भी आता है। अपने फॉलोवर को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, ठीक है। गांधी जी ने यही तो किया था, मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, समझाया था लोगों को इंपॉर्टेंस, ठीक है, तभी तो इतने लोग उनके साथ चले थे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, ठीक है, तो कोई काम होता है ना, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी आते हैं। तो लीडरशिप में ही बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डिसीजन, सही डिसीजन लेना है, तो वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी कंपोनेंट है लीडरशिप का। इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर से आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत जरूरी है, ठीक है, अपने इमोशन समझना, एनालाइज करना, उसको पॉजिटिव वे में यूज करना, प्लस सामने वाले के भी इमोशन समझना, ठीक है, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो भी अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन, डेलीगेशन सारे काम हम नहीं कर सकते, मिलके करना है तो हमें कुछ काम डेलीगेट करने पड़ेंगे, दूसरे को देने पड़ेंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी भी होती है, कोई जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कमी रह रही है, इन सब चीजों को एनालाइज करना, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी भी लेना। तो ये सब चीजें आती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें, लीडरशिप में बताइए क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी बातें बता दी लीडरशिप के बारे में, तो अब इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप इंप्रूव द टीम वर्क। अगर अच्छी लीडरशिप है तो क्या होगा? टीम वर्क होगा, सब मिलके काम करेंगे ना, ठीक है, तभी तो सब मिलके काम करेंगे, वरना क्यों काम करेंगे? सब अपने अपने इंडिविजुअल गोल पे काम करेंगे। बट एक लीडर ही होता है जो सबको बांध करके एक साथ टीम में काम कराता है, ताकि जो भी गोल है उसे अचीव किया जा सके। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस सबसे पहले है कि इट इम्प्रूव टीम वर्क, ये टीम वर्क को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। अकेले अकेले हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलके करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कम समय में ज्यादा काम हो पाता है, ठीक है। एक गाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को गाइड करता है। एम्प्लॉय के, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एम्प्लॉय के मोरल को बिल्डअप करता है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। लीडरशिप, अगर सही लीडरशिप है ना, तो लोग आपस में कन्फ्लिक्ट भी नहीं होता लोगों के बीच में, कि लोगों को लीडर की बात समझ में आ रही है, ठीक है, एंड अगर वो लीडर की बात फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपस में कन्फ्लिक्ट भी तो कम होगा। तो इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, इनकरेज इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर होती है। अगर सही लीडरशिप है तो लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। तो दिस वाज द 11th क्वेश्चन। अब आगे जो है दो और क्वेश्चन बचे हैं। एक क्वेश्चन है पर्सनालिटी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है? तो पर्सनालिटी तो अभी मैंने बताया। पर्सनालिटी क्या होता है? यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न। यूनिक यानी खास, अलग, कंसिस्टेंट पैटर्न, ठीक है, एंड उसी पैटर्न के बेसिस पे, और ये पैटर्न का बेसिस जो होता है ऑफ आर थॉट, यानी हम सोचते कैसे, हम फील कैसे करते हैं, ठीक है, हम बिहेव कैसे करते हैं, दिस मेक्स आवर पर्सनालिटी, ये हमारी पर्सनालिटी बनाता है, एंड यही हमें दूसरों से अलग बनाता है। दिस इज द पर्सनालिटी, ठीक। अब पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ 5 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। पर्सनालिटी के 5 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला है ट्रेट कॉन्सेप्ट। ट्रेट मतलब लक्षण, ठीक है। पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल, सम स्टेबल
कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे कुछ बेसिक ट्रेड्स, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से मिलके बनती है। ठीक है, तो ट्रेड कॉन्सेप्ट ये कहता है। अगला क्या है, साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा जो बिहेवियर है इट इज ड्रिवन बाय सम अनकॉन्शियस मोटिव। हमारे कुछ अनकॉन्शियस मोटिव होते हैं जो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। मतलब हम क्यों क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है। अगला क्या है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट। ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पर्सनालिटी डेवलप थ्रू फ्री विल एंड पर्सनल ग्रोथ। यानी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है थ्रू पर्सनल ग्रोथ। यानी पर्सन जो है, मतलब पर्सनालिटी ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी बस यही है, यही सेट हो गई, नहीं, पर्सनल ग्रोथ, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो ये पर्सनल ग्रोथ के साथ हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगला क्या है, बिहेवियल कॉन्सेप्ट। बिहेवियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारी पर्सनालिटी चेंज किससे होती है, बताया ना, इन्वायरमेंट, हमारे आसपास इन्वायरमेंट कैसा है उससे भी तो हमारी पर्सनालिटी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे। हमारी लर्निंग कैसी है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी हमारी पर्सनालिटी को गाइड करता है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई छोटे शहर का अगर कोई स्टूडेंट है और कोई मेट्रो सिटी का है तो ह्यूज, बहुत मेजर डिफरेंस होता है पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये क्या है, सराउंडिंग अलग है, एनवायरमेंट अलग है। ठीक है, अगला क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। हमें हेरिडिटी में कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट हमें हेरिडिटी में मिले हैं। ठीक है, दीज आर द 5 कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है, एंड हाउ डू ग्रुप हेल्प इन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मैंने काफी कुछ ग्रुप के बारे में, टीम के बारे में बता दिया है, तो वैसे ही आंसर बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ये कितना सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप मींस ग्रुप किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू कोई ग्रुप फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या है, वो प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल कम टुगेदर। यानी किस प्रोसेस के तहत इंडिविजुअल साथ में आते हैं, आपस में क्या करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो गोल है उसके तरफ काम करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप वो प्रोसेस है जिसके तहत इंडिविजुअल कम टुगेदर, इंडिविजुअल साथ में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं इंटरेस्ट, मिलके काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ग्रुप जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्मली भी फॉर्म होते हैं, इनफॉर्मली भी फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बाय, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। क्वेश्चन क्या था कि ग्रुप कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। अगर हम ग्रुप में है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। अलग अलग पर्सन नहीं कर सकता ज्यादा काम, जब मिल के काम होता है, ग्रुप में काम होता है, तो कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, हम सीखेंगे, आइडिया शेयर करेंगे, वो पर्सन सीखेगा, तो इससे क्या होता है, लर्निंग भी होती है। पता है ना ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और ग्रुप स्टडी बहुत मतलब यूजफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में की है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग करते थे ग्रुप स्टडी। ठीक है, तो ग्रुप वही, वहां पे हम ग्रुप, स्टूडेंट के लेवल पे ग्रुप स्टडी है या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ग्रुप में काम हो रहा है। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट आता है, तो हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे, तो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व होगी। क्रिएटिविटी आती है, कॉपरेशन बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। मेरा पढ़ने का मन नहीं है पर मेरे ग्रुप में कोई दूसरा पर्सन है जो काम किए जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा तो मोटिवेट होंगी उसको देख के। ठीक है, तो ये मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, हम दूसरों से सीखते हैं, हम दूसरों की स्किल सीखते हैं। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, मिलके काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है, और फाइनली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाता है। ठीक है, तो ग्रुप तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस तरीके से जो 13 क्वेश्चन थे 2024 के टीवीएल के क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने आपके साथ कराए। आपने देखा पेपर कितना इजी है। ठीक है, तो बहुत इजी है, अच्छे से करिएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, अपने तक ही मत रखिएगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताया करिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था।
राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में टीबीएल का 2023 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट सीआरएम कराना है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पाइपलाइन में है। एमआईएस कराऊंगी, सीआरएम कराऊंगी, और भी बहुत सारे हैं। अभी मैं बीबीए के भी करा रही हूँ, बीकॉम की भी करा रही हूँ, एमबीए की भी करा रही हूँ, कि आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।